सीजन फार्म के रूप में इस पूरे विश्व सीजन फार्म का राजा का था। राजा का फार्म बाद में विश्व स्टेट फार्म हो गया था, स्टेट। और फिर ये 1960 में पहली बार ये विश्वविद्यालय 17 नवंबर को इस्टेब्लिश हो गया। और ये उसके कारण धान की डी होती है। यहाँ से सीड्स लेकर गाँव तक विश्वविद्यालय गाँव में जाता था। हरित क्रांति की कहानी है, किस प्रकार से भारत खड़ा हुआ अपने पैरों पे खाद्यान्न लोगों ने ICRT वित्तीय परियोजना है जिससे हम वायु चालू है। ये हैंड ऑपरेटेड ये बात कर सकते स्ट्रक्चर बना रखा है, रोड करता है अभी नहीं कर रहे हैं सर, कर रहे हैं किसानों को। 10 बच्चों को दिया है, 10 बच्चों की एक टीम है सर, 10 बच्चों की टीम को सर ये हमें 10 बच्चों की टीम बनाई है और 10 बच्चों की टीम में हमें आधा हेक्टेयर मिला है। ये पूरा आधे हेक्टेयर को हमने 6 प्लॉट्स में डिवाइड करा है, तो एक प्लॉट हो गया 833 मीटर स्क्वायर का। अच्छा, इससे क्या अनुभव मिलता है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। हम अपने किसान को समझ पाते हैं कि क्या समस्या है। फीलिंग आ रही है, बताओ दिल में जो हो वो बताओ, सोच के बताने की कैसे भारत को कृषि को आगे बढ़ाना है, मतलब इसी फील्ड में काम करना है, कैसे अपने किसान भाई बहनों को और आगे बढ़ा सकते हैं। पंतनगर ने वैसे भी चमत्कार किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ पंतनगर के स्टूडेंट भी चमत्कार करें और सारे देश को दिखा दें कि सचमुच में खेती ऐसे होती है। ये सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छे मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो मेरे बेटा बेटियों। भारत की खेती को ऐसा बना दो कि दुनिया नाच करे कि हिंदुस्तान। पूरे देश के किसान इस संदेश को सुने, एक बार फिर से बोलो, मिट्टी की सेहत बचाएंगे, जैविक कार्बन बढ़ाएंगे। मिट्टी की सेहत बचाएंगे, जैविक कार्बन बढ़ाएंगे। सारा देश जैविक कार्बन बढ़ाए ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे। युवा कर्मठ, नवाचारी और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान पुष्कर धामी जी, हमारे कर्मठ कृषि मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय अजय भट्ट जी, पंतनगर विश्वविद्यालय के कुशल और ऊर्जावान कुलपति डॉक्टर SK कश्यप जी, डॉक्टर VC धानी जी, उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी, हमारे साथी माननीय विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा जी, आदरणीय राजेश शुक्ला जी, शिव अरोड़ा जी रुद्रपुर के विधायक, हमारे अनिल डब्बू जी, डॉक्टर दीपा विनय जो हमारी कुल सचिव है, मंचासीन और सामने बैठे हुए, और विशेषकर वो विभूतियां जो देश और दुनिया के कई हिस्सों से अपने विश्वविद्यालय में आज आई है, उनके यहाँ देखकर मेरा मन बहुत आनंदित है, प्रसन्न है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सचमुच में ये तो कोई आता है तो कहना पड़ता है कि आप आए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। मैंने आके यहाँ किसी को धन्य नहीं किया। इस पवित्र धरती पर, इस पवित्र विश्वविद्यालय में जो हरित क्रांति का जनक रहा है, मैं स्वयं धन्य हो गया। तो फिर भी मुझे लग रहा है कि देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया, और आखिरी बार नहीं, अब बार बार आना है। वैसे तो उत्तराखंड अद्भुत है, देवभूमि। सचमुच में
उत्तराखंड के पावन भूमि के कण कण में तीर्थ है, शिला शिला में शिव है, हर धारा में गंगा है और हर पर्वत में युगों युगों की तपस्या है। यहाँ हर नदी देवी है और हर गांव तपोभूमि है। ये देवभूमि दिव्य भूमि भी है और सच में आध्यात्मिक जीवन का केंद्र भी है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पुष्कर जी के नेतृत्व में देश की और दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी भी बनने जा रही है। इस धरती पर जो काम हो रहे हैं वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। और पंतनगर का ये विश्वविद्यालय परंपरा, आधुनिकता और अनुसंधान के संगम की भूमि है, त्रिवेणी संगम है। मुझे याद है मित्रों, आप सब भी जानते हैं, जब ये देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, PL 480 मंगाते थे अमेरिका से, हाथ जोड़ जोड़ के लाल गेहूं, जिसको भाई इंसान नहीं खाते थे। और तब जब हमारा उत्पादन केवल 50 मिलियन टन होता था, आज गर्व के साथ कहता हूं कि हम 377 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। आज देश के खाद्यान्न के भंडार भरे। चावल के उत्पादन में हिंदुस्तान आज चीन को पीछे छोड़ के दुनिया में नंबर 1 हो गया है। गेहूं हमारे पास सरप्लस है। हमारा बासमती दुनिया में धूम मचा रहा है। हमारा गेहूं दुनिया के कई देशों की भूख मिटा रहा है। लेकिन ये चमत्कार हुआ है, इसका प्रारंभ इस पुण्य भूमि से हुआ है, इस विश्वविद्यालय से हुआ है। इसे बारंबार मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं और यहाँ के पूर्व छात्र जो अलग अलग पदों को शोभित कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया में भी। सचमुच में मेरा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए। जहां तक कृषि मंत्री का सवाल है, कृषि मंत्रालय कोई दिल्ली में बैठ के थोड़ी चल सकता है। जब तक गांव ना जाएं, गांव की गलियां ना देखें, खेत ना जाएं, खेत की पगडंडियां ना देखें, गेहूं की बुआई कैसे होती है, धान की रुपाई कैसे होती है, जब तक कृषि मंत्री ना जाने तो वो काय का कृषि मंत्री, वो फिर खेती नहीं समझ सकता। खेती जीना है। अगर किसानों की समस्या जानना है, खेती में नवाचार करना है, खेती को आगे बढ़ाना है, तो खेती को जीना पड़ेगा। इसलिए अगर आज बच्चों के बीच में खेत में चला गया तो मैंने केवल बच्चों से संवाद नहीं किया, मैंने भारतीय कृषि के भविष्य से संवाद किया है। क्योंकि पंतनगर से निकल के वो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता के साथ साथ अपेक्षाएं भी बहुत है। मैं सिखाने नहीं, मैं तो अभी सीखने आया और सीखने का काम जिंदगी भर जारी रहता है। और यहां से जो सीख के गए पंतनगर से, पंतनगर ने केवल डिग्रियां नहीं दी, देश को कृषि वैज्ञानिक दिए, नीति निर्माता दिए, उद्योग जगत के नेतृत्व करता दिए, कृषि उद्यमी दिए और ऐसे लाखों युवा दिए जिन्होंने भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। और इसलिए मैं आपको आज आशा भरी नजरों से देख रहा हूं। मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये जान के हमारे यहां गुरु दक्षिणा की प्राचीन परंपरा है। यह अलग बात है कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया था, लेकिन जिस विश्वविद्यालय ने हमको इस योग्य बनाया, लायक बनाया, हम उस विद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए आप जब यहां आए हैं तो सचमुच में एक आशा का केंद्र बन के आए। क्योंकि आप विश्वविद्यालय को नहीं देंगे अकेले, आप जो कुछ देंगे वो पूरे देश को देंगे, पूरे देश के लिए उपयोगी होगा। आप यहां 100 प्रपोजल जो मेरी जानकारी,
आप अलग अलग प्रपोजल लेके आए, अलग अलग प्रस्ताव लेके आए। आज मैं आपको कहता हूं कि वो प्रस्ताव मैं वाइस चांसलर महोदय से कहना चाहता हूं कि केवल अपने पास मत रखना, वो मुझे भी देना। हम उन पर सोचेंगे, विचार करें। मुझे तो कई चीजें आपसे चाहिए। आज भारतीय कृषि के सामने आने को चुनौतियां हैं। एक बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन। पुष्कर जी बता रहे थे, वो कई संकटों से जूझते हैं। हर कभी बादल फट जाते, आपदा आ जाती है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन भारतीय कृषि आज जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ता हुआ तापमान, धरती के नीचे जाता हुआ जल स्तर, बदलता हुआ मौसम, मिट्टी का खराब होता हुआ स्वास्थ्य, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण उर्वरा धरती बेजान होती जा रही है। कई सवालों के जवाब खोजना है। यह बात सही कहा, आज हमने उत्पादन के रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन मेरे सामने चुनौती मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी की चिंता है, गेहूं धान में तो भर गया भंडार, दलहन तिलहन का क्या होगा? कृषि का विविधीकरण खत्म हो गया है। उत्तराखंड की देवभूमि को प्रणाम करता हूं। पुष्कर जी, आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ की जो परंपरागत फसलें हैं उनको पुनर्जीवित किया है। मड़ुआ की चर्चा आज फिर हो रही है दुनिया, और जब से जोशी जी ने मुझे मड़ुआ दिया तो मैं चावल की जगह आजकल मड़ुआ ही खाता हूं। हमको अपनी परंपरागत फसलों को भी जीवित रखना है, लेकिन उत्तराखंड हार्टिकल्चर का हब बन सकता है। सेब, नाशपाती, कीवी, अलग अलग तरह के हार्टिकल्चर क्रॉप। केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा। मैं धान गेहूं का विरोधी नहीं हूं, वो तो जरूरत है, लेकिन दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, फल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, और बदलते हुए मौसम में टिक जाए ऐसी चाहिए। उसके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की जरूरत है, और आपका सहयोग भी चाहिए। दाल क्यों नहीं लगाते लोग? इसलिए कि उत्पादन कम होता है। मैं आईसीआर के वैज्ञानिक हमारे बैठे, राजवीर जी बैठे, जाट साहब जी आए, काम मैंने दिया है रोड मैप बनाने का उत्तराखंड का, तो वो उसमें व्यस्त हैं अभी। अब दलहन में जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, हम ऐसी वैरायटी तैयार नहीं करेंगे। धान तो पैदा हो जाती है, 1 एकड़ में, हेक्टेयर की बात नहीं कर रहा, 30 क्विंटल, 35 क्विंटल, 40 क्विंटल दाल पैदा होती, 6-7 क्विंटल। तो किसान सोचता धान लगाओ, दाल लगाने से क्या फायदा? गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा होता है, तो हम दलहन तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़ा, उत्पादक का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, ये चुनौती है हमारे सामने। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई उपाय कर रहे हैं। पीएम आशा करके एक योजना है जिसमें दलहन पूरी खरीदेंगे एमएसपी पे, क्योंकि धान और गेहूं तो बहुत पहले से खरीद रहे हैं, उनके विस्तार में आजकल नहीं जा रहा। तो आप इस चुनौती का उत्तर दीजिए। आपकी टीम, आपका सहयोग भी चाहिए। एक और बड़ी समस्या है हमारी, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं लगातार सोचता हूं, हमारे लैंड होल्डिंग बहुत कम है। 86% छोटे किसान है, लघु सीमांत, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, अमेरिका की तरह ऐसा नहीं कि 10,000 हेक्टेयर का फार्म हो। 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, ये है ना एवरेज अपने, 2-2.5 एकड़ का एवरेज। अब इस एवरेज में किसान फायदे की खेती कैसे करे? देखो, हमारे 3 लक्ष्य है जिसमें आपका सहयोग चाहता हूं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारी, हम दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते। पता नहीं कब किसका दिमाग खराब हो जाए, ठिकाना थोड़ी है। तो हमको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। दूसरे, पोषक तत्व हमारी जनता को खाने मिले। कई प्रयोग हो रहे हैं, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी बना रहे हैं,
ICAR ने बहुत काम किया है, आप पंत विश्वविद्यालय ने भी बहुत काम किया है। अब आप सोनालिका की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में बहुत पॉपुलर है सोनालिका, गेहूं एक जमाने में वही वो थे। लेकिन छोटी जमीन जिसके पास है वो क्या करे, कैसे खेती करे। हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल खड़े किए ICAR, मतलब छोटे टुकड़े में एक, वो फल भी लगाए, सब्जी भी लगाए, अनाज भी लगाए, गो पालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, उसके मॉडल बनाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप उसमें क्या जोड़ सकते हैं, आप सजेस्ट कीजिए, सुझाइए। मैं आपसे सीखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं आपसे। हमारे सामने मैकेनाइजेशन चुनौती है। आज मैंने कुछ मशीनें देखी पंतनगर, अब ये घटता हुआ पानी, हम उसी पद्धति पे जाएंगे कि खेत में पूरा पानी भर दो, फिर मचा दो, फिर धान की रुपाई करो। भविष्य में इतना पानी नहीं मिलने वाला, कम पानी की धान की चाहिए। डायरेक्ट सीडिंग चाहिए कि बिना पानी भरे और बचाए, बिना रुपाई के लगा दो और उत्पादन ना घटे। अभी किसानों को आशंका है कि उसमें उत्पादन घट जाता है। हमको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। मैकेनाइजेशन को हम छोटे किसान के लिए कैसे उपयोगी बनाएं, उसके प्रयत्न करना पड़ेगा। उत्पादन घटने के साथ लागत कैसे घटे, हमको इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। तो कई प्रश्न ऐसे जिनसे कृषि मंत्री के रूप में मैं जूझ रहा हूं, और मैं आपके साथ चर्चा करने को तैयार हूं। मैं केवल ऐसी भाग विलास करने नहीं आया। अगर आपको मंजूर हो तो मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूं आपको। पंतनगर विश्वविद्यालय के वो पूर्व छात्र जो अलग अलग स्थानों पर विशिष्ट काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपने छात्रों की टीम बनाई है, वो मेरे लिए भी एक छोटी सलाहकार समिति बना के दे दे। मैं उनके संपर्क में रहूंगा और उनसे विचार विमर्श करके मैं जानने की और सीखने की कोशिश करूंगा। ज्ञान जहां से मिल जाए वहां से ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें देश के लिए, मैं हर विषय का अधिकारी विद्वान थोड़ी हूं। मंत्री हो गया तो ये थोड़ी कि सब चीजें मुझे पता है। जो विशेषज्ञ उनसे बात करनी पड़ेगी। और इसलिए आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे भी साथ दे दो। हो मंजूर तो बोलो हाँ, जोर से बताइए, हो मंजूर तो बोलो हाँ। मैं भी तैयार हूं, मामा भी तैयार है और आप भी तैयार है, फिर क्या दिक्कत। कुलपति महोदय एक टीम बन जाए, हम दिल्ली में बैठेंगे उनके साथ और यहां भी आ सकते हैं उत्तराखंड बीच में। तो कई चीजों पे केवल ये जरूरी नहीं कि हमारे कृषि विभाग का अधिकारी वही फैसला करें, क्योंकि सब तो सब समझ नहीं होती। ICAR के वैज्ञानिक भी लगे, उनको भी हमने 52 टास्क दिए। राजगीर यहां बैठे हैं अलग अलग। अब गन्ने में रेड रोड लग गई, 238 वाली जो वैरायटी है, उत्पादन कम हो गया हमारा, उससे जूझ रहा है गन्ना। कपास उत्पादन बहुत घट गया क्योंकि वो गुलाबी सुंडी आ गई उसमें, पिंक बाल। मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं विकसित कृषि संकल्प अभियान में गया तो किसानों ने कहा मुझे बिहार के लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाओ मामा, 2-3 दिन में ही खराब हो जाती है, कोने कोने दाम पे बेचनी पड़ती। हमने वैज्ञानिकों को टास्क दिया कि लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाओ, तब तो उसको रख पाएंगे थोड़ी। तो अब वो 3 दिन से 4 दिन से बढ़ के 13 दिन हो गई और हमारी लीची की एक खेप बाय एयर अब विदेश एक्सपोर्ट हमने कर दी, क्योंकि अब वो जल्दी खराब नहीं होती। हमारा आम की वैरायटी में देख रहा था, जर्म प्लांट बहुत है आपके पास, हमारा आम एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन बाय एयर ले जाते तो बहुत महंगा पड़ता। अब कल ही उत्तर प्रदेश के आम की सेल्फ लाइफ बढ़ा के हमने समुद्री मार्ग से भेज दिया विदेश, तो हमारा आम वहां चला गया। तो कुल मिला के ये कई ऐसे सवाल है। मैंने 52 टीमें वैज्ञानिकों की बनाई है जो इन अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी के फूड्स कैसे बने, थोड़ी सी भी गड़बड़ रह गई तो चूक गए, रिजेक्ट हो जाता है। दुनिया का बाजार देखना पड़ेगा हमको इनोवेशन तो करनी है, नवाचार भी करना है, नई चीजें खोजना भी है, लेकिन हमको नए बाजार दुनिया के ढूंढना है।
अभी जितने FTA हुए हैं वो सब भारत के हित में हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मैं किसान भाइयों आश्वस्त करता हूं, एक भी समझौता भारत की कृषि और भारतीय किसानों के खिलाफ नहीं है। सारे के सारे समझौते भारत के हित में हैं। हमारे सामने विशाल बाजार खुला है दुनिया का, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए, उसमें हमको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मित्रों, यहां आप एक उन्नत डेटा सेंटर बनाने वाले हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। बिग डेटा विश्लेषण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, अब इसका फायदा तो हम ही उठाएंगे ना, क्योंकि जहां मिले वहां से ले लो। आप एक AI पर भी उत्कृष्टता केंद्र बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बड़ी गजब की चीज है। कई बार लगता दुनिया बदल भी जाएगी, कई बार थोड़ी चिंता भी होती कि गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो इंसान का महत्व ही खत्म हो जाए, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। मित्रों, पंतनगर केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, एक विचार है। ये विचार है जो कहता है कि ज्ञान का उद्देश्य समाज की सेवा है। मैं एक बात आपसे शेयर करके अपनी बात समाप्त करूंगा। देखो, आप सब इस विश्वविद्यालय का ऋण उतारने का भाव मन में रखकर आए। सचमुच में ये बहुत अभिनंदनीय है। नहीं, कई बार मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। आपके मन में वो स्नेह, आत्मीयता और कृतज्ञता का भाव है, और ये रहना भी चाहिए। हम अपने जीवन को का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने देश की सेवा में, लोगों की सेवा में। इवन भारत तो विश्व बंधु है, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, दुनिया की सेवा में भी। तो आप में टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, तो बिल्कुल आपने सही सोचा, कीजिए। दो चीज जीवन का मैं मानता हूं कि जीवन में होनी चाहिए। एक प्रेम, सबके लिए प्रेम, सिया राम में सब जगदानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया है। तो सबसे प्रेम करो, और प्रेम का प्रकट रूप है सेवा। तो फिर जहां जरूरत हो वहां सेवा करो। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी, पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। और ये भाव मन में अगर रहता है तो फिर जीवन आनंद से भर जाता है, और कंट्रीब्यूट करने की इच्छा होती है कि हम और बेहतर कैसे करें समाज के। और इसी भाव से आज आप आए हैं। मैं आपका सचमुच में हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका आभारी। मिलकर इस दिशा में बेहतर प्रयत्न करेंगे, और जो मैंने कहा है मैंने वैसे ही नहीं कहा है। DC साहब संपर्क में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, ऊर्जा से भरे हुए, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में नए नए प्रयोग करते हुए। चुनौतियां हैं, संकट है, क्योंकि पहाड़ों की अपनी जिंदगी है, पहाड़ों की अपनी समस्या है। मैं तो देखता हूं कि हर 2-4-8 दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है कि पहले उस संकट से जूझना पड़ता है। लैंडस्लाइड, कहीं और कुछ हो गया, कहीं और कुछ हो गया। ये मैदानी इलाकों में ऐसी समस्या नहीं आती। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहती है, रोज हमको नहीं जूझना पड़ता, आपको तो रोज ही जूझना पड़ता है। बावजूद इसके उत्तराखंड को विकास के पथ पर ले जा रहे हैं। हम उनको भी पूरा सहयोग करें, और कृषि मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत। हमारा संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान। और मैं ये अंतरात्मा से कह रहा हूं, किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। कोई काम नहीं करा, हम जी जान से करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है शायद आज इसलिए मेरा आना हुआ है कि आपसे मेरा ऐसा रिश्ता जुड़ जाए कि
हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करते रहे। मैं फिर इस विश्वविद्यालय को बारंबार प्रणाम करता हूं, एक संदेश के साथ जो मैं हर जगह देता हूं। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, आप रोज मत लगाना, लेकिन जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाना भाई, उससे अच्छा जन्मदिन हो नहीं सकता। पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है। धरती माता संकट में, अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम जा रहे हैं खेत बचाओ अभियान पे रुद्रपुर में, क्योंकि धरती की हालत बहुत खराब हो गई। अत्यधिक असंतुलित पेस्टिसाइड, कीटनाशक, खाद जिसने धरती के स्वास्थ्य को खराब कर दिया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रखना है तो बचाना पड़ेगा। और एक चीज जो मुझे बहुत कष्ट देती है, मैं आजकल हर जगह कह रहा हूं, इस सभागृह का विषय नहीं है लेकिन देश का विषय है। इस देश में और कोई काम हो ना हो, 5 साल 12 महीने 24 घंटे एक काम लगातार चलता है, चुनाव की तैयारी। हर एक राजनीतिक दल उसमें भिड़ा रहता है, क्योंकि हर 6-8 महीने में चुनाव कहीं ना कहीं राज्य में होते। अब हम कृषि मंत्री बने भारत सरकार में, तो हमने कहा खेती बाड़ी का काम करेंगे, लेकिन फिर चुनाव आ गए तो हमारी ड्यूटी चुनाव में लगी कि पहले वहां जाओ। तो खेत छोड़ के हम चुनाव में चले गए। हमारे यहाँ जितने नेता बैठे हैं सब कहीं ना कहीं चुनाव में जाते हैं। अभी बंगाल और दिल्ली से निपटे हैं, अब बाकी राज्यों में होने वाले हैं। अब कितने कितने चुनाव होते हैं आप देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव खत्म हुआ और 4 महीने बाद लोकसभा के आ गए। लोकसभा के खत्म हुआ तो हरियाणा के आ गए, महाराष्ट्र के आ गए, झारखंड के आ गए, जम्मू कश्मीर के आ गए, फिर दिल्ली के आ गए, फिर बिहार के आ गए, फिर बंगाल के आ गए। तो 24 घंटे लगे रहो चुनाव में। सच में अगर संविधान में संशोधन करके ये व्यवस्था हो जाए कि 5 साल में देश में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक बार एक साथ होंगे, ये बार चुनाव का होना देश के हित में नहीं है। कितना पैसा खर्चा होता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, मेरा भाव समझ रहे होंगे आप। और इसलिए एक अभियान चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो आप उसमें भी मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस विचार को आगे बढ़ाइए। देश में माहौल ऐसा बने कि सभी राजनीतिक दल विवश हो जाए कि एक साथ चुनाव करो भाई, इसी में देश का कल्याण है। सही बात है कि नहीं बता? अरे सही है कि नहीं? इस विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार फिर मैं पूर्व छात्रों को बहुत इस विचार के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज आप जो गुरु दक्षिणा लौटाने आए, देने आए, लौटाई नहीं जाती, और नए विचार लेकर आए, मैं आपका आभारी हूं। मुख्यमंत्री जी के साथ उत्तराखंड के विकास में कोई कसर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नहीं छोड़ेंगे, और उत्तराखंड की कृषि का जो विशेषताएं हैं, एक अलग हब बने, उसमें कोई कसर नहीं रहेगी। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।